Hello students, welcome to history class 12th. Students, in recent video we have discussed about the rules and regulations laid by the Brahmanas in ancient period, why mothers were important, how can we see the mothers were important, and what were the rules of marriages. After that we will discuss about social differences within and beyond the framework of caste. मतलब सोशल डिफरेंसेस का मतलब ये सोसाइटी में डिफरेंस कैसे थे। एक तो विद इन द फ्रेमवर्क, यानी कि फ्रेमवर्क जो ब्राह्मणों ने तैयार किया था, फ्रेमवर्क कि ये होते हैं ब्राह्मण, ये होते हैं क्षत्रियास, ये शूद्रास, ये वैश्यास, ये तो था फ्रेमवर्क। उस फ्रेमवर्क में कौन सी जाति ऊपर है, कौन सी जाति नीचे है। और फिर बियॉन्ड द कास्ट, बियॉन्ड मतलब उन चारों जो कैटेगरीज बनाई गई उससे बाहर भी कोई था, अगर था तो कैसे था। तो आप सभी जानते हो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कास्ट। कास्ट मीन्स विच रेफर टू अ सेट ऑफ हियरार्किकल ऑर्डर सोशल कैटेगरीज। सोशल कैटेगरीज आर सेट अप बाय द एंशिएंट scholars, mainly Brahmanas. These orders, hierarchical orders, were set. Hierarchical means step wise division की गई है कास्ट की। ये किन्होंने की थी? ये असल में ये धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में लिखी गई थी। और ये किन्होंने लिखी थी? ब्राह्मण claimed that this order in which they were ranked first. मतलब ब्राह्मणास ने शुरू लिखा था। ये कंपोजर जो इन बुक्स के कंपोजर थे ब्राह्मणास थे, और उन्होंने लिखा था। और उन्होंने लिखा था कि जो ब्राह्मणास हैं वो फर्स्ट रैंक पर हैं, और जो लोअर रैंक पर हैं वो हैं शूद्रास, अनटचेबल, जो बॉटम पे आते हैं सोसाइटी के। ठीक है जी। ये पोजीशन जो थी विद इन द ऑर्डर वर सपोजली डिटरमाइंड बाय बर्थ। मतलब कि जिस कास्ट में बंदा पैदा हो गया उस कास्ट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके ऊपर इम्पोज कर दी जाएंगे, थोप दी जाएंगे। चाहे वो ब्राह्मणास में पैदा हुआ, चाहे उसको कुछ नहीं आता लेकिन वो ब्राह्मण के नाम से जाना जाएगा। राजा की फैमिली में पैदा हुआ, चाहे उसको युद्ध करना नहीं भी आता लेकिन वो राजा की फैमिली, राजकुमार कहलाएगा। इसी तरह शूद्रास की फैमिली में कितना भी बड़ा स्कॉलर पैदा होगा लेकिन वो शूद्रा फैमिली से काउंट किया जाएगा। सो इस तरह की चीजें हम पढ़ते हैं कि असल में क्या था ये। So right occupation. Right occupation means in Dharma Shastra and Dharma Sutra. These Dharma Shastra and Dharma Sutra contain the information and ideals of the occupations about these four varnas. In Dharma Shastra and Dharma Sutra, there were four categories of people in society. चार कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड किए गए थे सोसाइटी में। उनको कहा गया था चार वर्ण, और हर वर्ण की अपनी अलग ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम, प्रोफेशन। हर व्यक्ति की, हर कास्ट की, वर्णा की अपनी अलग ऑक्यूपेशन होगी। सबसे पहले आते हैं इस ऑर्डर में, इन चार वर्णों में सबसे ऊपर आते हैं ब्राह्मणास। ब्राह्मणास का क्या काम था? वर सपोज टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड गेट सेक्रीफाइस परफॉर्म, एंड गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स। तो ये काम था ब्राह्मणास का। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं क्षत्रियास। वर टू एंगेज इन वारफेयर, लड़ाई करना, प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम प्रोटेक्ट पीपल एंड एडमिनिस्टर जस्टिस, study the Vedas, get sacrifice performed and make gifts। ये क्षत्रिय का काम था। इसमें लास्ट ऑक्यूपेशन वर असाइंड टू द वैश्यास। उसके बाद ये जो सेक्रीफाइस परफॉर्म करना, गिफ्ट देना, बाकी जो बची हुई हैं मतलब जो भी काम थे जैसे एग्रीकल्चर, ट्रेड, पेस्टोलिज्म, ये कौन करते थे? वैश्य, यानी कि व्यापार करना, एग्रीकल्चर करना, मतलब आम जो लोग थे, देवर वैश्यास। नेक्स्ट शूद्रास। शूद्रास वो लोग थे
जिनको प्रॉपर्टी ओनिंग का राइट नहीं था, यानी कि वो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी नहीं रख सकते थे। उनका सोसाइटी में होने का मतलब है कि दे आर बोर्न टू सर्व, मतलब दैट ऑफ सर्विंग द थ्री अबव थ्री, जो उससे ऊपर पहले हम 3 गिन चुके, ब्राह्मणास, क्षत्रियास एंड वैश्यास। इन तीनों की सेवा के लिए चौथा वर्ण असाइन किया गया था, वो चौथा वर्ण है शूद्रास। शूद्रास बॉटम पे प्लेस किए गए थे सोसाइटी में। काफी एक तरह से हैरानीजनक सा लगता है कि एक तरह के लोग थे लेकिन 4 सोसाइटीज में डिवाइड कर दिए गए थे, और सबसे जो कमजोर थे, जिनको बहुत ही बुरी सिचुएशन से गुजरना पड़ता था, वो थे शूद्रास। शूद्रास के बारे में आप बहुत सारी स्टोरीज पढ़ लोगे कि उनको किसी अपर क्लास, जो शूद्रा से ऊपर तीनों अपर क्लास होते हैं, उनके घरों में एंट्री नहीं थी, बर्तनों को हाथ लगाने, यानी कि अनटचेबल्स थे वो। ब्राह्मणास इवॉल्व 2 or 3 स्ट्रेटेजीज फॉर एनफोर्सिंग दीज नॉर्म्स, मतलब ये ब्राह्मणास ने लिखे थे नॉर्म्स, और इनको एनफोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए 2 या 3 स्ट्रेटेजीज उन्होंने बनाई। पहली क्या थी? As we have just seen was assert that Varna order was of divine origin। उन्होंने लोगों को डराया कि ये ऊपर से बनकर आया हुआ है, ये वर्ना ऑर्डर भगवान ने बनाया। सेकेंड, दे एडवाइज किंग टू इंश्योर दैट नॉर्म्स वर फॉलो विद इन देयर किंगडम्स। और राजा को कहा, दूसरी बात कि राजा को कहा कि उन्होंने ये जो ऑर्डर है, ये जो डिवीजन है वर्नास की, ये आपके स्टेट में स्ट्रिक्टली फॉलो करवाइए। और थर्ड है, they attempted to pursue people their status was determined by birth। और उन्होंने लोगों को, मतलब उनके दिमाग में बिठा दी कि आपका स्टेटस जो है सोसाइटी में, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस फैमिली में आप पैदा हुए। लेकिन ये इतना भी इजी नहीं था। कुछ ऐसी स्टोरीज थी जो उनको चैलेंजेस करती थी। सो द प्रिस्क्रिप्शंस were often reinforced by story told in महाभारत and the text। तो महाभारत की हम एग्जाम्पल महाभारत से लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एपिक था, हमने शुरू से पढ़ा था, ये बहुत ही क्रिटिकल एडिशन तैयार किया गया है। तो हम जितने भी जस्टिफिकेशन है ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई, क्या ये सच थी, क्या इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया था, इसके बारे में हम महाभारत से चेक करते हैं। तो ये स्टोरी है महाभारत की प्रॉपर सोशल रोल्स की, जो ब्राह्मणास के द्वारा रूल लेड किए गए थे, उन रूल्स को फॉलो किया भी जाता था या नहीं किया जाता था। इसके बारे में महाभारत की स्टोरी से एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपको पता है जो गुरु द्रोणाचार्य थे, द्रोणा, अब ब्राह्मणा हु टॉट आर्चरी टू कुरु प्रिंस वाज अप्रोच्ड बाय एकलव्य, अ फॉरेस्ट ड्वेलिंग निषादा। अब देखो, द्रोणा जो थे वो ब्राह्मण थे, वो गुरु थे कुरु प्रोविंस के, यानी कि पांडवों और कौरवों के गुरु थे ब्राह्मणा से। तो एकलव्य उनके पास पहुंचा। एकलव्य कौन था? फॉरेस्ट ड्वेलिंग निषादा, यानी कि एक हंटिंग कम्युनिटी। निषादा वो होते थे, ब्राह्मणों ने क्या किया था, जो 4 वर्णों से बाहर उनको लगता था, यानी कि जंगल में रहने वाले लोग जो 4 वर्णों में नहीं आते, उनको निषाद कह देते थे। तो निषादों का पुत्र एक एकलव्य है, वो द्रोणा के पास पहुंचा कि उनको शिक्षा दी जाए। When Drona knew the Dharma refused to have him as his pupil, Eklavya returned to the forest and prepared the image of Drona out of clay and treating it as his teacher, began to practice his own, मतलब उसने अपनी प्रैक्टिस खुद शुरू कर दी। और जब एक दिन कुरु प्रिंस यानी कि कौरव और पांडव हंटिंग के लिए जा रहे थे, एंड देयर डॉग वेंडर्ड इन वुड्स केम अपॉन एकलव्य, जब वो उनका कुत्ता जो था एकलव्य के पास पहुंचा उन जंगलों में भागता हुआ। When the dog smelled the dark Nishada wrapped in black deer skin, his body caked with dirt, it began to bark. Annoyed, Eklavya shot 7 arrows into his mouth। मतलब
वो कुत्ता जो था उन कुरू प्रिंसेस का, मतलब कुत्ता रखा हुआ था जो उन्होंने, वो एक मतलब शाही महल में रहता था, उसको भी गंदगी महसूस नहीं हुई थी। जब उसने क्या देखा, एकलव्य को देखा, एक काले हिरन की स्किन में लिपटा हुआ उसको देखा, तो कुत्ता उसके ऊपर बार्किंग करने लगा, भौंकने लगा। तो एकलव्य ने क्या किया, 7 एरो उसके मुंह में छोड़ दिए, उसके मुंह में निशाना लगाकर छोड़ दिए। When the dog returned to Pandavas, they were amazed at this superb display of archery. They tracked down Eklavya, who introduced himself as a pupil of Drona. मतलब जब उन बच्चों के पास जो मतलब कि कुरु प्रिंस के यानी कि राजकुमार थे, जो कौरवास और पांडवास थे, जब उन्होंने उस अपने कुत्तों को देखा, तो मतलब कुत्ते को उसने, एकलव्य ने हार्म नहीं पहुंचाया था, यानी कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन उस कुत्ते के मुंह को कुछ इस तरह से तीरों से बंद कर दिया था कि वो भौंक ना सके। तो ये देखकर मतलब वो पांडवास और कौरवास जो थे वो हैरान हुए। उन्होंने एकलव्य को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने देखा कि एकलव्य है ये, तो उन्होंने उसको पूछा कि ये आपने किया है, आप कौन हो? तो उन्होंने बताया कि मैं द्रोणा का ही स्टूडेंट हूं। अब द्रोणा had once told his favorite student Arjuna that he would be unrivaled among his people. अब द्रोणा ने एक बार अर्जुन को कहा था कि उसके अलावा इस दुनिया में और कोई ऐसा नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके। अब अर्जुना ने जब एकलव्य को देखा तो द्रोणा को रिमाइंड करवाया कि ये ऐसा बंदा है एकलव्य जो मुझसे ज़्यादा पावरफुल लगता है। द्रोणा ने क्या किया, एकलव्य के पास पहुंचे इमीडिएटली, और एकलव्य ने इसको बहुत अच्छी तरह से एक टीचर की तरह उनको ट्रीट किया। When द्रोणा डिमांडेड हिज राइट थंब एज फी, एकलव्य अनहेजिटेटिंगली कट इट ऑफ एंड ऑफर्ड इट। देखो द्रोणा ने क्या किया, एक तरह से छल ही किया, मतलब एक तरह से ट्रेचरी की, उसके साथ छल किया। द्रोणा उसके पास पहुंचा, उसने कहा अच्छा तुम मेरे को गुरु मानते हो? तो एकलव्य ने कहा जी बिल्कुल, तो मुझे गुरु दक्षिणा यानी कि पैसे, फीस, एक तरह से फीस दो, गुरु दक्षिणा जिसको हम कहते हैं। तो कहते जी मांगो, आप क्या चाहते हो? तो द्रोणा ने कहा कि मुझे ये तेरा अंगूठा दे दे, राइट थंब। अब राइट थंब का मांगना मतलब उस एकलव्य का एक तरह से वो सारा जो करियर था वो बर्बाद करना, क्योंकि वो हंटिंग करता था, मतलब वो आर्चरी करता था, निशानेबाजी करता था, तीर चलाना उसको बहुत अच्छा आता था, अर्जुन से भी अच्छा। लेकिन द्रोणा ने उसका जब राइट थंब मांग लिया, अब वो उस अंगूठे से तीर नहीं खींच सकता था, इसलिए एकलव्य अब मतलब अर्जुन का राइवल नहीं रहा, कंपटीटर नहीं रहा। तो इस तरह से द्रोणा ने छल करके भी उस ऑर्डर को फॉलो किया, और द्रोणा अपने जो शब्दों को उसने कैप्ट रखा कि अर्जुना से बेटर अब कोई नहीं है, मतलब अर्जुन को ये बताया कि अब फिर से आओ तुम बेटर हो। इस तरह से सोशल ऑर्डर फॉलो किए जाते थे। तो स्टूडेंट्स अब यहीं तक पढ़ना आप इसको, ये सोर्स है और ये कई बार आया है एग्जाम में, कई बार आया है, 7 मार्क्स में आएगा आपको, उसको ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।